Hello friends, this is CA Manoj Gupta. Now friends, let me start with one of very important topic which is also very usable in the practical life, that is liquidation of company. So make the heading liquidation of companies. फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पहले आपको जो भी टॉपिक है उसका लॉजिक जानना है, रीजन जानना है कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, कैसे हम करेंगे। वो सब जब तुम समझ पाओगे ना, तब जाके आप इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है उसका मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में एकदम, यस, कंपनी को खत्म कर देना। जैसे जब कंपनी चालू की थी, अब वो कंपनी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कुछ भी रीजन हो सकता है। मे बी कंपनी ने कुछ फ्रॉड कर दिया, मे बी कंपनी लॉस में चल रही है, मे बी कंपनी उस बिजनेस को इलीगल बना चुकी है, गवर्नमेंट ने उस बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, मे बी कंपनी का मूड नहीं है। बराबर हजारों रीजन हो सकते हैं। हमको रीजन से लेना देना नहीं है। हमको यह सोचना है कि एज अकाउंटेंट हम क्या करेंगे जब कंपनी हमारी प्रॉब्लम में चली गई है, तो हम उसको कैसे खत्म करेंगे, उसका भी प्रोसीजर है। जैसे हम कंपनी जब बनाते हैं तब उसका प्रॉपर रूल होता है, यू नो हाउ टू मेक एनी कंपनी। यस, ऐसे ही जब कंपनी बनके रेडी हो चुकी है तो उस कंपनी को खत्म करने का भी रूल रेगुलेशन होता है। ऐसे खत्म नहीं कर देंगे। आप बोलोगे सर क्या रूल रेगुलेशन? सब असेट्स को रियलाइज करेंगे। ऑब्वियस, हमारी असेट्स तो हम बेचेंगे ही ना, और सबको फेयर हिसाब से रियलाइज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी, कोई असेट्स हमारे किसी फ्रेंड को दे दें, ऐसा कुछ कर दें, वो सिस्टम अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक वे में करेंगे। आप बोलोगे सर रियलाइज तो ठीक है, लेकिन लाइब्रेरीज तो सारी की सारी आ जाएगी इकट्ठी, बोलेगी हमको दो हमको दो। बिल्कुल सही बात है, लाइब्रेरी सारी आ जाएगी इकट्ठी। हमको क्या करना है? हमको सीक्वेंस बनाना है कि कौन सी लाइब्रेरीज को पहले पे करेंगे। आप बोलोगे सर ये कौन करेगा? कंपनी में बैठा बैठा जो चेयरमैन करेगा? बोले नहीं, वो कंपनी का जो चेयरमैन डायरेक्टर है ना, उन लोगों ने तो फ्रॉड कर करके कंपनी को खत्म कर दिया। नहीं देखा आपने अभी किंगफिशर खत्म कर दिया। भाई साहब चले गए लंदन, आ रहे हैं अभी वापस, डोंट वरी। तो ये क्या है? कंपनी को जो उसके इंटरनल एम्प्लॉय हैं उनको कंट्रोल में नहीं देंगे। बोले आपने क्या किया है? अगर कंपनी को आपने बर्बाद कर दिया है तो अब इसको लिक्विडेशन हम ऐसे बंदे से करवाएंगे जिससे हमारा काम या जो आउटपुट है वो बराबर है, माने उसमें कुछ फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है? मोस्टली ऑफिसर। वो ऑफिसर गवर्नमेंट का भी हो सकता है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। उस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट भी कर सकती है और एजीएम में या स्पेशल जनरल मीटिंग में भी किया जा सकता है। जब सब शेयर होल्डर रेडी हो, ठीक है भैया इस बंदे को आप लिक्विडेटर अपॉइंट कर दीजिए। अब वो लिक्विडेटर करेगा क्या? वो असेट्स को रियलाइज करेगा एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। अब वो लायबिलिटीज को किस सीक्वेंस में पे ऑफ करेगा, वो कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। हम वो कंपनी एक्ट ही फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड? तो किस सीक्वेंस में पे ऑफ करना चाहिए आपके हिसाब से? यस, देखो सबसे पहले वो आज सोचेगा कि यार आज मैं ये काम कर रहा हूं तो इसके लिए मैं कुछ लूंगा भी ना, कैसे छोड़ देगा? नहीं, डेफिनेटली ही विल चार्ज। तो वो जो कुछ लेगा उसका अमाउंट वो पहले काटेगा। क्या बोल के भैया अब तुम बंद कर रहे हो, भरोसे क्या तुम्हारा, कल मेरा भी रेम्युनरेशन ना दो। तो सबसे पहले दिया जाएगा लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। उसके खर्चे होंगे वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि लिक्विडेशन करना है तो वो भी प्रोसेस करनी पड़ेगी ना, ऐड देना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोग आएंगे तो उनको बिठाना मिटालना भी पड़ेगा, खाना पीना भी खिलाना पड़ेगा। यस और नो? सो वो सारी चीजें
हमको अरेंज करनी पड़ेंगे। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर खुद का जो ये काम करेगा उसका रेम्युनरेशन वो सबसे पहले काटेगा। बोले उसके बाद मैं देखूंगा आगे की चीजें। बराबर, ओके। फिर क्या काटेगा? फिर गवर्नमेंट ने नाम दिया है प्रेफरेंस क्रेडिटर्स का। आप बोलो सर ये क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर? आई से प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, यानी ऐसे लोग जो कंपनी में काम कर रहे थे या गवर्नमेंट का कुछ पैसा ड्यू है उसको तुम पहले दो। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है, जब हमने कंपनी फ्रेम करवाई थी तब भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बेसिक लोग हैं, जो उसके लेबर हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को कभी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए हमने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना के रखे हैं, रूल रेगुलेशन भी बना के रखा है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपको रूल बना के दिया था। वो रूल क्या था कि इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब जब लिक्विडेशन हो रहा है तो इनको भी तकलीफ अभी नहीं होनी चाहिए। तो किसको दिया जाएगा सेकंड नंबर पे? प्रेफरेंस क्रेडिटर्स। इसमें कौन कौन से क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं? यस, गवर्नमेंट ड्यूज एंड वर्कर्स ड्यू। वर्कर इंक्लूड एम्प्लॉय ऑल्सो, क्योंकि एम्प्लॉय भी फ्रेंड्स वहीं पे काम करते बेचारे, 24 आवर्स उधर ही काम कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करेंगे? बराबर। सो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो लिक्विडेटर हैं उनकी रेम्युनरेशन वो पहले दे दो। फिर जो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स हैं जिसमें वर्कर ड्यू, एम्प्लॉय ड्यू एंड गवर्नमेंट ड्यू आ जाएगा, उनको दे दो। उसके बाद में सिक्योर्ड लायबिलिटीज। आप बोलोगे ये कौन होते हैं? जो मॉर्गेज एसेट्स रख के रखे हैं, कोई एसेट्स को हमने मॉर्गेज रख के रखा है, उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे लेने हैं, उनको पहले दो। लेकिन उनको जनरली देना जब होता है जब वो मॉर्गेज एसेट्स को सेल करेंगे। बराबर। लेकिन जब मॉर्गेज एसेट्स को सेल किया, उसको देने से पहले जो सिक्योर्ड लायबिलिटी उसको देने से पहले प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, रेम्युनरेशन देना पड़ेगा उसका। वो भी याद रखना है, अगर हमने सबसे पहले उसको ही सेल कर दिया तो हमको ये भी पे करना पड़ेगा, पहले रेम्युनरेशन भी पे करना पड़ेगा, यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस भी पे करने पड़ेंगे एंड प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को भी देना पड़ेगा। उसके बाद ही सिक्योर्ड एसेट्स में से सिक्योर्ड बाकी के लोगों को पैसा दिया जा सकता है, यानी कि सिक्योर्ड लोन को पैसा दिया जा सकता है जिसके अगेंस्ट में मॉर्गेज रख के रखा है हमने एसेट्स को। ओके, तो पहला आया लिक्विडेटर रेम्युनरेशन या बोलते लिक्विडेशन एक्सपेंस, सेकेंड आया प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, थर्ड आया सिक्योर्ड लोन, फोर्थ आएगा डिवेंचर। डिवेंचर इज आल्सो सिक्योर्ड बेसिकली, बट डिवेंचर हैव द फ्लोटिंग राइट। फ्लोटिंग राइट समझते हो? तो फ्लोटिंग राइट मतलब उसके पास सब एसेट्स पे राइट है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एसेट्स हमने लेके रखी है, क्या बोला मैंने? अगर कोई स्पेसिफिक एसेट्स हमने लेके रखी है तो वो स्पेसिफिक एसेट्स को जो सिक्योरिटी देके रखी है हम उसको लोन को पहले पे करेंगे, और वो लोन को पे करने के बाद में फिर जब पैसा बचेगा तो हम किसको देंगे? यस, तो फिर हम लोग बाकी के नेक्स्ट को देंगे। लेकिन डिवेंचर को पे करने से पहले हम लोग सिक्योर्ड जो स्पेसिफिक है उसको जरूर पे करेंगे, लेकिन अनसिक्योर्ड को बाद में पे करेंगे। ओके, सो डिवेंचर होल्डर आ गए, उनको पे कर दिया, उनके फ्लोटिंग राइट है, उनपे सब एसेट्स पे राइट होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिक्योर्ड एसेट्स वाले को स्पेशली राइट होता है कि भाई मेरे पास ये मॉर्गेज एसेट्स है, मैं इसको जब भी छोड़ूंगा जब मेरा पैसा दे दोगे, तो उसको बेचते टाइम उसको पैसा देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू प्रेफरेंस क्रेडिटर्स एंड लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। ओके, फिर आती है बारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन आ जाएगा? क्रेडिटर्स, जनरल वाले, और भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है जो भी पड़ा हुआ है वो सब अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर में पहले किसको देंगे? यस ऑब्वियस, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को देंगे पहले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स नहीं सॉरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, तो कंपनी बंद ऐसी नहीं हो जाएगी। कंपनी बंद करेंगे तो एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटीज को पे करेंगे। किस सीक्वेंस में पे करेंगे? चलो एक बार बता सकते हो सब लोग? यस, सब लोग बोलेंगे। सबसे पहला बोलो रेम्युनरेशन, और आप बोल सकते हो लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो लिक्विडेटर एक्सपेंस हो जाएंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस हो जाएंगे। सेकेंड प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, वेरी गुड, वो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स इंक्लूड एम्प्लॉय और वर्कर ड्यूज एंड गवर्नमेंट ड्यूज। फिर सिक्योर्ड लोन, जिसके अगेंस्ट में मॉर्गेज एसेट्स लेके रखी है उसको देंगे। फिर डिवेंचर,
क्योंकि डिबेंचर पे फ्लोटिंग राइट होता है। लेकिन सिक्योर्ड लोन को अगर अपने एसेस बेच दी, जो जिसके अगेंस्ट में लोन लेके रखा है वो मॉर्गेज एसेस, तो उस टाइम उसको सिक्योर्ड एसेस को भी देने से पहले प्रेफरेंस क्रेडिटर्स और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन दिया जाएगा, लिक्विडेटर एक्सपेंस दिए जाएंगे। अगर वो एक्सपेंस हमको नहीं पता है तो उनका एक प्रोविजन बना के अमाउंट रख लिया जाएगा। आप बोलोगे सर उसका एक्सपेंस तो हमको बाद में पता चलेगा, तो नो प्रॉब्लम, उतना प्रोविजन हम बना लेंगे कि हमको लगता है 10,000 खर्चा हो जाएगा, चलो 10,000 एक साइड रख दीजिए। ओके, परफेक्ट। फिर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर 4-5 दिए हैं तो किसको पहले देंगे? अरे रेशो में बांट देंगे, उसमें क्या हो गया। एंड फ्रेंड्स सेम का सेम, ये जो हम सीक्वेंस अभी लिख रहे हैं वो सेम सीक्वेंस हमारे पार्टनरशिप में भी आएगी। जब हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करेंगे, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो है वहां पे, बट यहां पर कंपनी है तो कंपनी में ज्यादा रूल रेगुलेशन है, वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर भी रूल सेम ही आने वाला है, राइट। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देंगे, अगर 2-3 है तो रेशियो में देंगे, जितना पैसा आएगा उतना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर पैसा बचेगा तो बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर बचेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को जो भी नफा नुकसान होगा वो उनको बियर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अभी तो फ्रेंड्स एक छोटी सी बात है, इसके साथ में कंपनी एक्ट में बहुत सारे रूल बताए गए हैं कि अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर होल्डर है तो उनको भी पैसा भरना पड़ेगा अगर पैसा कम पड़ रहा है तो। इसके अलावा अगर कोई कंपनी के शेयर पहले ही ट्रांसफर कर चुका है, उसको पता था कि कंपनी बंद होने वाली है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में वो फंस गया होगा, तो उसको भी पैसा भरना पड़ेगा। उसको यहां पर लिस्ट बोलते हैं, बी लिस्ट कंट्रीब्यूशन, ए लिस्ट कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? तो ऐसा लिस्ट भी हम सीखेंगे, तो वो सब भी दिमाग लगाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट बोलने का मतलब कंपनी को बंद करना है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ओके, अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर लिक्विडेशन करना जरूरी है क्या, कंपनी को बचाया नहीं जा सकता है क्या? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, कंपनी को बचाया भी जा सकता है। उसके लिए भी हमारा एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कंपनी की पोजीशन खराब है तो उसको एक चांस देते हैं आगे बढ़ने का। तो वो क्या करती है, कंपनी ट्राई करती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे शेयर होल्डर एग्री हो जाए, कुछ फंड और आ जाए और हम कंपनी को बचा लें। लेकिन वो स्टेज निकल चुकी है, ऐसा मानना है। यहाँ पर लिक्विडेशन ही करना है, वही हमारा फाइनल पर्पज है। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगे, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। जैसे एक मैंने बोला लिक्विडेटर स्टेटमेंट आएगा, फिर एक रिसीवर स्टेटमेंट होता है, वो रिसीवर डिवेंचर होल्डर अपॉइंट करते हैं, कहीं कंपनी में कुछ फ्रॉड ना कर दो तुम लोग, तो उनका भी आएगा। फिर एक बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी आएगा। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी होता है, जिसको थोड़ा फॉर्मेलिटी जैसा बोल सकते हो, तो वो भी आएगा। तो वो सब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम इसमें आएंगे, लेकिन सबका पर्पज एक ही है कि कंपनी सिस्टमेटिक वे में बंद हो, सब बराबर से हिसाब किताब टैली हो जाए, और कोई भी बंदा ऐसा ना रहे कि किसी के साथ जास्ती हुई है। क्योंकि कंपनी है फ्रेंड्स, कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा के रखा है, पब्लिक ने भी लगाया है, गवर्नमेंट ने भी लगाया हो सकता है, बैंकों से भी लोन लिए हो सकते हैं, तो सबको सेटल करना है बराबर से। ओके, तो चलो थोड़ा सा अपन लिखेंगे इन सब के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ओके, यस, इंट्रोडक्शन। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मींस, एकदम सिंपल वर्ड में फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा पर्पज कैसा है, हम लोग खाली वही काम कर रहे हैं जो एक सिंपली लोग सोच के कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, राइट। सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मींस क्लोज डाउन द कंपनी, क्लोज डाउन द कंपनी एज कंपनी मे बी गोज इनटू, कंपनी मे बी फेसिंग, नॉट गोज, एज कंपनी मे बी फेसिंग heavy loss, some government restriction, business become illegal, etc. नेक्स्ट लाइन से कंपनी फ्रेम is very special procedure. Company framing is very special procedure. We have to follow all Company Act 2013 rule
in same way we have to follow all rule as per Company Act 2013. In the same way, at the time of liquidation, we have to follow the all rules regulation of Company Act 2013. At the same time, we have to follow all rule, right? Okay, all rule of Company Act 2013. बेसिकली जो अपन रूल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फॉलो कर रहे थे अभी भी हमको फॉलो करने हैं. इन शॉर्ट बोलने का मतलब सिंपल इतना है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, फॉर दैट वी हैव टू टेक केयर that all assets and liabilities, for that we have to take care that all assets and liabilities should be settled in proper way, should be settled in proper way. For that we appoint one liquidator. For that be appoint. अब be appoint means shareholder, government और मे बी सम स्पेसिफिक डेटर्स या क्रेडिटर्स जिन लोगों को लगता है कि तुम फ्रॉड ना कर दो, वो स्पेशली लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे. लिक्विडेटर स्लैश रिसीवेबल, रिसीवर बोलते हैं, रिसीवेबल नहीं, रिसीवर स्लैश रिसीवर, बरोबर. हु टेक केयर टू रियलाइज ऑल असेट्स, who take care to realize all assets at good value, at good value, and pay off to the liabilities as per following sequence. ये सीक्वेंस हम लिक्विडेटर में भी लिखेंगे, बट यहां पे हम ऐसे ही लिख रहे हैं जिससे पता रहे लिक्विडेशन कैसे करना है. एज पर फॉलोइंग सीक्वेंस किसको देंगे बताइए सबसे पहले. यस, लिखो लिक्विडेटर, लिक्विडेशन एक्सपेंस, ऐसा लिखो लिक्विडेशन एक्सपेंस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, बराबर. अब ये लिक्विडेटर कौन होता है वो हम एक बार अलग से लिखेंगे जब लिक्विडेटर का अपन टाइप सम सॉल्व करेंगे जब, राइट. ओके, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्युनरेशन. फिर नंबर 2 ये कौन रहा, लिक्विडेशन एक्सपेंस का, राइट. नंबर 2 प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स. हाँ, ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स. ओके, इट मींस वर्कर ड्यूज, एम्प्लॉय ड्यूज एंड गवर्नमेंट ड्यूज, क्योंकि ये तीनों ही पहली प्रायोरिटी में है, कि तीनों ही पहली प्रायोरिटी में, एंड एम्प्लॉय ड्यू. परफेक्ट. ओके, फिर नंबर 3 सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन को देंगे. फिर सिक्योर्ड लोन को कैसे देंगे, तो उनको जो असेट्स बेचेंगे तब देंगे. तो देखो आउट ऑफ मॉर्गेज असेट्स, आउट ऑफ मॉर्गेज असेट्स सिक्योर्ड अगेंस्ट द लोन, जो लोन है उसके अगेंस्ट में जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड अगेंस्ट द लोन. बट उसको जब भी बेचेंगे तभी. हाँ, अब उसको बाद में बेचेंगे तो बाद में भी दे सकते हैं इनको, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो असेट्स जब बेची जाएगी तब इनको दिया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू एनी प्रेफरेंस क्रेडिटर एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस. लिख दो सब्जेक्ट टू एनी प्रेफरेंस क्रेडिटर्स and liquidation expense, subject to preference creditors and liquidation expense. Okay, next number 4, yes, debenture. Very good.
डिवेंचर्स होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को नॉर्मली फ्लोटिंग राइट होता है, तो उनको सारी एसेट्स पे राइट होता है। तो लिखो डिवेंचर होल्डर है फ्लोटिंग राइट ऑफ ऑल असेट्स। डिवेंचर होल्डर है फ्लोटिंग राइट ऑफ ऑल असेट्स सब्जेक्ट टू floating right of all assets subject to any specific secured assets। वो अगर सिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में है तो उस पर उनका राइट नहीं है, उनको पहले सिक्योर्ड असेट्स को भरना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेशली उसी असेट्स के अगेंस्ट में लोन लेके रखा है। तो सब्जेक्ट टू एनी स्पेसिफिक सिक्योर्ड असेट्स स्लैश मॉर्गेज असेट्स, उसको छोड़ देंगे अपना क्योंकि उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब उनकी बारी आएगी। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है वो सब अनसिक्योर्ड होते हैं, बराबर। सो ऑल अदर आउटसाइड लायबिलिटीज, घर की लायबिलिटी तो अभी चालू होगी, राइट। ऑल अदर आउटसाइड लायबिलिटीज, और अगर 2-3 है तो उनके रेशियो में हो जाएगी, राइट। फिर किसको देंगे? शेयर होल्डर को। लिखो शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर में हम क्या करेंगे? हम लोग 2 कैटेगरी बनाएंगे। इसके अंदर नंबर ए पहले देंगे उसको, लिखो को प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नॉट क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया। और बी इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी बच गया, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, आगे लिखेंगे हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। करना क्या है तो इसमें लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हेडिंग बना देना। वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो लिखो मेन अकाउंट ट्रीटमेंट इज टू क्लोज डाउन कंपनी बुक्स in good way, but for that they need many different planning and formality, but for that they need many different planning and formality which we have to apply एज इट इज, क्योंकि फॉर्मेट भी है फ्रेंड्स, कंपनी रूल है तो उसके लिए उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई एज इट इज। दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड different types of questions in liquidation of company। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या कैटेगरी है, वो सब हमने यहां डिस्कस करनी है। तो लिखो नीचे से टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्लैश क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम स्लैश क्वेश्चंस कवर अंडर दिस चैप्टर, जो हमको करने हैं। ठीक है, नंबर 1 लिक्विडेटर स्टेटमेंट, वो हमको एक बनाने को आएगा। इसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये जो प्रोफेशनल नाम है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बराबर। ये स्टेटमेंट का टी नहीं काटा है आपने, हाँ परफेक्ट। यस, तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट या आप बोल सकते हो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। नंबर 2 रिसीवर स्टेटमेंट, रिसीवर स्टेटमेंट। फिर नंबर 3 नहीं, रिसीवेबल नहीं, रिसीवर मतलब जो मैंने आपको बताया ना डिवेंचर होल्डर की सेफ्टी के लिए अपॉइंट करते हैं,
तो रिसीवर अप स्टेटमेंट, यस। नंबर थर्ड, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको बताएंगे। बी को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, राइट, ये बनाने को आ जाएगा। एंड फिफ्थ, एनी अदर। एग्जाम में मोस्टली आता है वो है लिक्विडेटर स्टेटमेंट, बराबर, क्योंकि इसमें वेटेज कितने भी मार्क्स का बना सकते हैं, वो 8 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ओके, परफेक्ट। सो नाउ आगे नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे हम, रिसीवर अपना लिक्विडेटर स्टेटमेंट, राइट। तो बनाइए लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऐसा बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखो ये क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि लिक्विडेटर जो बंदा है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द कंपनी और मे बी बाय द गवर्नमेंट, जो ये सब क्या ध्यान रखेगा कि हमारे साथ कोई जास्ती ना हो, कोई असेट्स लायबिलिटीज का मिसयूज ना किया जाए, उन सब चीजों पे दिमाग लगाएगा, राइट। तो लिखो, लिक्विडेटर इज द पर्सन हु अपॉइंट बाय ईदर गवर्नमेंट और शेयर होल्डर, who appointed by either government or shareholder for all liquidation by the government or shareholder for all liquidation process, all liquidations process, बरोबर। मोस्टली लिक्विडेटर आर सीए, ऐसा मैं जनरल बता रहा हूं आपको, मोस्टली लिक्विडेटर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, लिक्विडेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, लिक्विडेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ही विल टेक केयर फॉर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ही विल टेक केयर फॉर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, all assets and liabilities of company and sell and realize these assets liabilities with good faith and present one statement in front of shareholder after all complete procedure. This is known as liquidator statement, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग फॉर्मेट, इसमें लिखेंगे इट इज सेम एज नॉर्मल कैश अकाउंट, इट इज सेम एज नॉर्मल कैश अकाउंट because here we have to simply write receive amount and whatever we had paid. Here simply we have to write receive amount and whatever we had paid in the Colmer form. मीन जैसे रिसीव पेमेंट अकाउंट होता है ना, वैसा बना देंगे, लाइक अ रिसीव पेमेंट अकाउंट इन कॉलमर फॉर्म, लाइक अ रिसीव पेमेंट अकाउंट, लाइक अ रिसीव पेमेंट अकाउंट. Okay, so this is the system for the receive payment. ठीक, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे
फॉर्मेट, वो फॉर्मेट लिखा हुआ है अपन ने, खाली लिख दो ऊपर, स्टेटमेंट शोइंग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम डॉट डॉट पीरियड, ठीक है ना। अब टी फॉर्म में जैसे बनाते हैं वैसे लाइन खींच दीजिए, टी फॉर्म में पर्टिकुलर, फिर डेबिट अमाउंट या रिसीव अमाउंट, राइट, और फिर पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट और पेड अमाउंट, बराबर। ओके, सो पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, और पर्टिकुलर की जगह हम रिसीव भी लिख सकते हैं, तो पर्टिकुलर की जगह स्लैश रिसीप्ट और उधर स्लैश पेमेंट, ठीक है। ऐसे करके हमको रिसीव पेमेंट में डाल देने का है उसको, अंडरस्टूड, ओके। सो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब क्या क्या पैसा आएगा बताइए मेरे को। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैश पड़ा होगा, तो लिख दो टू कैश बैलेंस, फिर टू रिलाइज फ्रॉम अदर एसेट्स, बराबर ना, उसके नाम लिखते जाएंगे हम जैसे जैसे पैसा मिलेगा। अभी हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, रिलाइज फ्रॉम अदर एसेट्स का नाम जो भी लिखेंगे, प्लांट से मिल गया इतना, डेटर से मिल गया इतना, वो सब नाम लिख देंगे, राइट। सो वो सब रिलाइजेशन हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर बाय पेमेंट में, बाय सबसे पहले किसको देंगे बताओ, याद है वो सीक्वेंस आपको, वो सीक्वेंस में हमको देना है अभी भी, हाँ, तो वही सीक्वेंस यहां पे लिख दो, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस प्रोविजन, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस प्रोविजन। क्यों लिख रहे हैं प्रोविजन, क्योंकि अभी कितना होगा पता नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा, यस और नो। फिर बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस का प्रोविजन हो गया, फिर बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, वो भी अभी नक्की करेगा वो, तो उसके लिए भी पैसा सेपरेट रख लेगा, उसका तो पता रहेगा पहले से कितना देने का है, तो वो हम सेपरेट लिख देंगे। लेकिन उसमें भी अगर कंडीशन है कि वट एवर यू रिलाइज उसका 10% तेरे को देंगे, या ऐसा कुछ कंडीशन के साथ में दे दिया, तो वो भी अपन प्रोविजन बना देंगे, क्योंकि हमको अभी पता नहीं एक्चुअल कितना है। ओके, परफेक्ट। फिर बाय बोलो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, जैसा अपने वहां लिखा था सेम सीक्वेंस यहां लिखनी है अपन को। फिर किसको देंगे, यस सिक्योर्ड लोन, वेरी गुड। फिर वेरी गुड डिवेंचर, ओके। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वाओ। एंड बाय लास्ट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर पहले और फिर इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर को देने में स्टार लगा दीजिए एक, इनका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बस टोटल खत्म हो गया, टोटल टैली हो जाएगा, अकाउंट खत्म, यहां बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा, टोटल टोटल लगा के ऐसे कर दो, टैली टैली लिख दो दोनों तरफ, हाँ, यस टैली टैली, अंडरस्टूड। तो ये अकाउंट ऑटोमेटिक हमारा टैली हो जाएगा, ओके। असेट साइड भी लिस्ट है बहुत सारी, हाँ, वो हम देखेंगे जब आएगी तब, जो भी एसेट से हमको रिलाइज होता जाएगा हम लिखते जाएंगे, ओके परफेक्ट। अभी कैसे सिस्टम बनाएंगे, तो ये हमारा लिक्विडेशन स्टेटमेंट बन गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने की थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है, वो क्या होती है जरा मैं आपको बताता हूं। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कुछ पार्टली पेड अप हैं, कुछ फुली पेड अप हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका फेस वैल्यू अलग है, किसी का फेस वैल्यू अलग है, तो उनका पेमेंट थोड़ा हिसाब किताब से करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि सबको पैसे दे दिए, आपको अलग अलग शेयर होल्डर को, मतलब कौन से टाइप के शेयर होल्डर हैं जिनको पैसे देने हैं, कौन से टाइप के शेयर होल्डर जिनको पैसे बचे हुए हैं, वो हमको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऐसे आप सोचो सपोज 2-3 टाइप के हमारे पास शेयर होल्डर हैं,
तो उनको कैसे पे करेंगे? एक तो उनको आइडिया दो थोड़ा सा, अपने हिसाब से कैसे पे करेंगे उनको। यस फ्रेंड्स, बहुत सही आंसर है। हमको बेसिकली जितने टाइप के शेयर होल्डर हैं, पहले तो टाइप के शेयर होल्डर होने चाहिए। शेयर होल्डर मतलब मैं प्रेफरेंसर का टाइप नहीं बोल रहा हूं कि प्रेफरेंसर ए प्रेफरेंसर बी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर में टाइप है। तो हम क्या करेंगे, जितने जितने डिफरेंट टाइप के, जैसे मोस्टली कैसे आएंगे, इक्विटी शेयर सपोज 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच 80 पेड अप, फिर 20,000 इक्विटी शेयर 100 ईच सपोज 50 पेड अप। तो अब ऐसे केस में पार्टली पेड अप है। तो यहां पर रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। कंपनी एक्ट में रूल दिया गया है कि अगर शेयर होल्डर फुली पेड अप हैं तो नो वन कैन आस्क देम एनी मनी, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे वो। इसलिए तो हम लिखते हैं ना कंपनी लिमिटेड, यू नो व्हाट इन बाय लिमिटेड, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है टिल आवर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। आप समझे कुछ? माने जैसे एग्जांपल के लिए, आज नाम नहीं बोलना चाहिए लेकिन स्टिल मैं बोलता हूं, विजय माल्या जी जो हैं अभी वो छोड़ के चले गए, तो ऐसे केस में कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर भी हैं। मेरे पास भी शेयर हैं किंगफिशर के, तो मैं भी शेयर होल्डर हूं। तो आज एसबीआई बैंक मेरे घर पे आ जाए, बोले भाई आप भी शेयर होल्डर हो, आप भी कंपनी के मालिक हो, कंपनी ने मेरे 5,000 करोड़ का लोन का पे करना पड़ेगा आपको। मैं बोलूंगा भाई अरे क्यों, मैंने शेयर परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट के जैसे, मेरे को क्या पता कि वो ऐसे फ्रॉड करके भाग जाएगा। आर यू अंडरस्टूड? मीन्स मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम कितनी थी, जितना मेरा शेयर का फेस वैल्यू था उतने पैसे आप मत दो, चलेगा। सपोज मेरे पास 100 शेयर हैं, आपका जो भी फेस वैल्यू था 100 रुपए का था सपोज एक का, मैंने 10,000 रुपए आपको पे कर रखे थे, 10,000 आप मत दो, इट्स ओके। लेकिन यू कैन नॉट डिमांड मी योर अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि वो मेरे को पता ही नहीं है तूने कब 5,000 करोड़ का लोन ले लिया। मैं तो ऐसे ही शेयर परचेज कर लिया, वही किंगफिशर अच्छा है, बट आपने लोन लिया वो आपका काम है। इसलिए पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अभी चालू हो गया है एलएलपी, हालांकि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। कैसा कि सपोज 3 पार्टनर हो, एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, तो अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ नुकसान आ गया तो वो नुकसान तीनों पार्टनर को भरना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर भाग गया है तो रिमेनिंग 2 को भरना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप है, वहां पर नहीं लिखते पार्टनरशिप लिमिटेड, इसलिए चालू हो गया अभी पार्टनरशिप एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स, कंपनी के केस में क्या रूल है कि अगर तुम्हारे शेयर फुली पेड अप हैं तो आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। कौन बियर करेगा? या तो विजय माल्या के पर्सनल से लेंगे, या फिर ये जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे अभी बैंक पीछे पड़ा है कि हमारे पैसे दो, तो अगर बैंक में एंड में विजय माल्या नहीं आया, उसने पैसे नहीं दिए, तो कौन बियर करेगा? ऑब्वियस जो कंपनी है, जो क्रेडिटर्स हैं, वो ही बियर करेंगे। तो जो एसबीआई है उसको ही बियर करना पड़ेगा अगर नहीं आएगा तो। आर यू अंडरस्टूड? सो बोलने का मतलब आपको यह समझ जाना है कि शेयर होल्डर कैन पे only if they are partly paid up. If share are fully paid up, no one can ask them money. उनको दे सकते हैं जो भी बचेगा, जैसे मैंने बोला लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को अपने लिखा हुआ है इक्विटी शेयर को क्या देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बचेगा तो देंगे, लेकिन कम पड़ेगा तो पार्टली पेड अप हैं, आई रिपीट पार्टली पेड अप हैं, तो उनसे मंगा सकते हैं। क्या बोल के कि भाई आपको आपकी जितनी फेस वैल्यू है उतना तो पैसा आपको भरना पड़ेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Till face value of share you have to pay the money, that is your responsibility. उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। Okay, perfect. So friends, this is the system for payment to equity shareholder. तो एक छोटा सा नोट लिखेंगे स्टार बना के, आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल liabilities including preference shareholder, after payment of all liabilities including preference shareholder, now our responsibility, no, now equity shareholder responsibility to settle
whatever balance for them. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैश राइट भी लिख दो, क्योंकि पैसा बचेगा तो उनको मिलेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैश राइट टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट, टू सेटल वट एवर बैलेंस. बराबर. बट रिमेंबर, इक्विटी शेयर होल्डर आर रिस्पॉन्सिबल only till face value of share. Only till face value of share means if share are partly paid up, company can demand. If share are partly paid up, company can demand of fully paid up amount, till fully paid up amount, demand till fully paid up. बराबर. जैसे एग्जांपल के आपका भी 100 का शेयर है, आपने 60 देकर रखा है, तो 40 रुपीज दे कैन डिमांड. बराबर. बट इफ शेयर इज फुली पेड अप, then company cannot demand a single rupee. But if share is fully paid up, then company cannot demand any amount, because always be right, company limited, company LTD, याद है ना, कंपनी LTD लिमिटेड means our liabilities is limited to, yes, face value of share, limited to face value of share. बराबर. that's why while distributing money among shareholder of each category, we have to take care whatever loss per share we can bear, that is maximum face value. ओके. अब कैसे निकालेंगे लॉस पर शेयर, तो वो अपन देखते हैं. नीचे से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर शेयर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट. तो लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. वो हमको दिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा पेड अप वैल्यू कितने का है, तो हम लिख देंगे जो भी अमाउंट है XX, बराबर, लेस बैलेंस अवेलेबल, जो अपन सब पेमेंट करने के बाद में, लेस बैलेंस अवेलेबल आफ्टर ऑल सेटलमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. आफ्टर ऑल सेटलमेंट मतलब जो अपन ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक पेमेंट करने के बाद में जो बच गया, वो अमाउंट जो भी होगा, छोटा मोटा अमाउंट, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर ऑल सेटलमेंट ऑफ liabilities and preference capital, liabilities and preference capital, जो बच गया अवेलेबल, राइट, अमाउंट XX. फिर जो बचेगा वो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस लॉस. क्योंकि अब हमको चाहिए रहा था, सपोज एग्जांपल के लिए हमारा ऊपर पेड अप कैपिटल आया 5 लाख रुपीज का, अब हमारे पास बैलेंस बचा है खाली 30,000 का. आप समझे, तो 30,000 का बैलेंस बचा और हमको लेना था अपना 5 लाख रुपीज सपोज
तो 5 लाख में से 50,000 का बैलेंस बचा तो 4,50,000 हमारा नुकसान हो गया। जो भी अमाउंट एक्स बाय जेड आपकी बची है उसमें से ये माइनस कर देना है, तो लॉस आ गया। अब लिखेंगे बैलेंस लॉस हो गया, देयरफॉर लॉस पर शेयर, देयरफॉर लॉस पर शेयर क्या हो जाएगा, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझा कि नहीं? वेरी गुड, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, लॉस पर शेयर। अब लॉस पर शेयर में से पेड अप वैल्यू पर शेयर अगर हम माइनस कर दें तो हमको अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए, जैसे हमारा पेड अप वैल्यू है सपोज एग्जांपल 60 रुपीज और लॉस पर शेयर आया सपोज 50 रुपया, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 10 रुपीज। वही हमारा सपोज पेड अप वैल्यू है खाली 40 रुपए का और लॉस पर शेयर आया 50 रुपया, तो हमको 10 रुपए भरने पड़े। समझा? तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, देयरफॉर पेएबल अमाउंट, पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट पर शेयर इक्वल टू, पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट पर शेयर इक्वल टू, नीचे से लिखेंगे पेड अमाउंट, पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट XX लेस लॉस पर शेयर। समझा? तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारी बचा हुआ, या तो पॉजिटिव बचेगा, अगर पॉजिटिव बचेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिलेगा, नेगेटिव बचेगा तो हमको भरना पड़ेगा। तो लिख दो इफ पॉजिटिव रिसीवेबल, नेगेटिव तो पेएबल। इफ पॉजिटिव देन रिसीवेबल, नेगेटिव तो पेएबल, यानी कि ब्रैकेट में आएगा तो पेएबल हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो रिसीवेबल हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड फ्रेंड्स। इन शॉर्ट हमको देखने का है लॉस कितना इनमें हमको बच रहा है या कितना हमारे पास फंड बचा हुआ है, उसमें से सबको देने का है, लेकिन कैसे देना है, जिस जिस रेशो में बोलेंगे उस हिसाब से देते जाएंगे। माने जितना उसका पेएबल होगा उसके हिसाब से हम पे करेंगे। ओके, लेट्स डू द सम। तो आपको एक आइडिया मिलेगा। एक छोटा सा मैं रिव्यू वापस दे देता हूं स्टार्टिंग से। हम लोग लिक्विडेशन कर रहे हैं जिसमें कंपनी का खत्म करने का है, लेकिन कंपनी को खत्म करने का सच्चा सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम कैसे खत्म होगा, उसके लिए हम लोग ये प्रोविजन बनाते हैं कि कितना लॉस बचा हुआ है, कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, उन सबको देखने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो लिक्विडेटर ये सब काम करेगा और लाइबिलिटीज को पे करेगा सीक्वेंस में, जो हमने सीक्वेंस सीखी हुई है। उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट बना के देगा वो, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट, जिसके अंदर सारा पैसा आएगा वो डेबिट साइड या रिसीप्ट साइड, जाएगा वो क्रेडिट साइड, और लास्ट में जब इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आएगी देने के लिए, तब हमको ऐसे तरीके से देना है जिससे सब शेयर होल्डर को बराबर बराबर पैसा मिले, किसी के साथ जास्ती ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मैक्सिमम फेस वैल्यू तक रहेगी। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी। ओके, परफेक्ट। सो नाउ लेट्स बी डू द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। Yes, question number 5, page number 8.32, right? Yes, 8.32. Let's first read the question. हम लोग लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना रहे हैं पहले, उसके बाद में बिल लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर अपना जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर है वो सब हम सीखेंगे, लेकिन ये मेनली एग्जाम में आता है। ठीक है। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31st December 2016 that the company be found up voluntarily. The following was the trial balance extract from its books as on that date. ठीक है। तो कंपनी खराब होने जा रही है या कंपनी रिजॉल्व होने जा रही है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 2 lakhs, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, फिर प्लांट। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर एक ही टाइप का है, और जब इक्विटी शेयर एक ही टाइप का है ना, तो तुम्हारी जो झंझट थी ना वो अपने लिखी थी लास्ट में, याद है आपको? इक्विटी शेयर को कैसे पे करना है, वो सब झंझट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब उसमें प्रॉब्लम आता है जब हमको एक से ज्यादा टाइप का वो क्या देता है, एक्सपेंसेस या क्या बोलते हैं शेयर हैं वो देता है, एक से ज्यादा टाइप का। ठीक है, ओके। फिर प्लांट लेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 85,000। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है खाली, बाकी का एसेट्स का रियलाइजेशन कितना होगा वो हम देखेंगे। बुक्स में 2,15,000 का है। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड पेबल, बैंक बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को अंडरलाइन करके रखो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हमारा लॉस है जो हमने राइट ऑफ नहीं किया अभी तक, राइट। ओके, फिर P&L अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2016, फिर ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर 2016, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमने रिकॉर्ड कर रखा है, ये पे कर दिया है कि पे करना बाकी है, तो पे कर दिया है हमने, बराबर ना, क्योंकि असेट साइड दिख रहा है ना, इसके लिए डेबिट साइड में है, तो एक्सपेंस हमने बना रखा है, माने हमने पे कर दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, ओके, फिर 4% मॉर्गेज लोन, ठीक है, टोटल, ये टोटल टैली हो गया। अब आप इसको ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हो, आप इसको P&L बैलेंस शीट भी बोल सकते हो, जैसा आपको लगे, क्योंकि बैलेंसेस मतलब जो बैलेंसेस बचे हुए हैं वो, अब वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू बोलो या बैलेंस शीट के थ्रू बोलो, बात तो एक ही है। फर्क क्या पड़ जाता है, ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं, और बैलेंस शीट में खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आता है। वेरी गुड, ओके। आगे, ऑन 1 जनवरी 2017 द लिक्विडेटर सोल्ड M Limited plant for 2,05,000 and stock in trade for 2 lakh, ओके, ये सब उसने बेच दिए, तो वो सब काम, उसका काम वही है ना, लिक्विडेटर का काम, और क्या है, ठीक है, वो सब पे कर दिया उसने। द सेल वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 2017 एंड कंसिडरेशन satisfy as to 2,62,200 in cash and as the balance in 6% debenture of the purchasing company issued to the liquidator at a premium of 2%। ये देखो, ये आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, कुछ नहीं है, वो जो हमको बोलना चाहता था ना कि जो एक्सपेंस हैं वो हमने रिकॉर्ड पे कर दिए, जो रियलाइजेशन होना है एसेट्स से, वो रियलाइजेशन हमको ऐसा हो रहा है कि सामने वाली कंपनी जिसको हमने एसेट्स हमारे बेचे हैं, क्या क्या बेचा, उसको हमने प्लांट बेचा और स्टॉक बेचा, वो अमाउंट 2,05,000 एंड 2 लाख की है, उसके बदले सामने वाली कंपनी ने जिसको बेचा है, क्योंकि बेचने के लिए कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा ना, तो आपकी कोई कंपनी ऐसी है जो एग्जिस्टिंग है, वो कंपनी बोलती है मैं लेने को तैयार हूं, तो ठीक है भैया तू ले ले। तो अब वो लेने को तैयार है, तो वो हमको क्या दे रहा है, कैश दे रहा है और कुछ उसके डिवेंचर दे रहा है। आप बोलोगे सर हमारी कंपनी तो खत्म हो रही है, हम क्या करेंगे डिवेंचर का, अरे वो डिवेंचर जो मिल रहे हैं वो हमारे इनडायरेक्टली एसेट्स है, वो जो कंपनी ले रही है ना, वो कंपनी खत्म नहीं हो रही है। खत्म कौन सी कंपनी हो रही है, हमारी कंपनी हो रही है, जो जिसको हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जिसको लिक्विडेटर अपने एसेट्स को बेच रहा है, वो कंपनी तो आगे भी काम करेगी, डोंट वरी। मींस द कंपनी विच इज परचेजिंग, उस कंपनी के हम शेयर्स या डिवेंचर ले रहे हैं, तो वो किसी ना किसी को दे देंगे, कोई ना कोई तो रेडी हो जाएगा ना, क्रेडिटर्स रेडी हो जाएंगे, मे भी हो सकता है बोले हमको दे दो भाई कोई बात नहीं है, राइट, या फिर और कोई भी रेडी हो सकता है, लेट्स सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो 2% प्रीमियम पे इशू करेगा, बाकी के जो हैं तो नो प्रॉब्लम, उससे मतलब क्या है, थोड़ा डिवेंचर लिख देंगे हम, तो कितने डिवेंचर मिले वो तेरी प्रॉब्लम है, हमको इशू थोड़ी करने वाले हैं, वो डिवेंचर तो हमको मिलने वाले हैं एज इन्वेस्टमेंट, और वो हम किसी ना किसी को देंगे, वो बताएगा अपन को आगे ना आगे, ठीक है। द रिमेनिंग स्टेप्स इन द लिक्विडेशन वर एज फॉलोइंग, ओके, स्टेप्स में क्या क्या लिया है, द लिक्विडेटर रियलाइज्ड 52,000 आउट ऑफ द बुक डेट एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटिंग 2,000। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे खर्चे होते जा रहे हैं, तो जो कलेक्शन हो गया, जो खर्चे हो गए, वो सब खर्चे हम लिक्विडेशन एक्सपेंस में दिखा देंगे, जो भी हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे, बराबर, या कलेक्शन में से माइनस कर देंगे तो भी चल जाएगा, बट नॉर्मली केस में हमको क्या करना चाहिए, खर्चे अलग से दिखाना चाहिए और जो कलेक्शन है वो अलग दिखाना चाहिए। इसलिए हमने सीखा ना लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे और जो रियलाइजेशन है वो डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। द लोन mortgage was discharged on 31st January 2017 along with interest from 31st July 2016। अच्छा, मतलब 31 जुलाई 2016 तक का इंटरेस्ट हमने भर रखा था, और वहां तक का इंटरेस्ट भर के रखा था, और आगे का इंटरेस्ट हमको देने का है, जो भी डेट को हमने पेमेंट किया है, तो 31 जनवरी को किया है, तो जुलाई तक का इंटरेस्ट तो भर दिया, से जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, बस
6 मंथ का इंटरेस्ट और भरेंगे हम उसको, ठीक है। क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, वो डिस्काउंट दे देंगे। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट वर सेटल फॉर 2000, ठीक है। वो भी सेटलमेंट का डेट बता दें, मतलब कैसे इनको देने का है। ऑब्वियस असेट्स लायबिलिटी रियलाइज होंगे तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा तो देंगे और क्या, लिक्विडेशन हो रहा है, ओके। ऑन 30th June 2017, 6 month interest on debenture was received from M Limited. ओके, सो ऑन 30 जून 2017 से लेके 6 मंथ का इंटरेस्ट हमको एम से रिसीव हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने 30 जून को 1 जनवरी को उसको हमने बेच दिया था और हम अभी 30 जून 2017 तक आ गए हैं। देखो डेट लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2017 को हमने लिक्विडेटर को बेच दिया एम लिमिटेड के लिए। हमारे लिक्विडेटर ने एम लिमिटेड को हमारे एसेट्स लायबिलिटीज बेच दिए थे और जब से लेके 30 जून तक का इंटरेस्ट उसने हमको दे दिया, क्योंकि ये सब प्रोसेस होने में 6 महीने तो लग ही जाएगा ना। तो 6 महीने तक का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? तो वो लिक्विडेटर को ही मिल गया, क्योंकि वो 6 महीने बाद जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला है तब तक का सारा हिसाब उसको देना पड़ेगा। वही तो है लिक्विडेटर का काम, ऐसे थोड़ी छोड़ के चला जाएगा। तो उसको सोच के समझ के सारे काम करके बराबर करके देने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं। हाँ, ये सॉल्यूशन चालू हो गया। लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 3000 एंड liquidator remuneration of 3% on disbursement to member were paid on 30th June 2017। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विडेटर एक्सपेंस हैं वो हमने पे करने हैं 3000 और प्लस उसका रेम्युनरेशन 3% ऑन डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ द मेंबर। मेंबर को डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जो प्रेफरेंसर को देंगे और इक्विटी को देंगे, उसके ऊपर 3% देना है, ठीक है। बट प्रोविजन पहले ही बना लेगा वो। The preference shareholder were paid out in the cash, okay. Debenture on M Limited, जो M के डिवेंचर हमने हमारी असेस बेच के लिए थे, याद है ना, पहले पैरा में बताया आपको। भाई साहब ने असेस को बेच के सामने वाली कंपनी से कुछ कैश लिया और कुछ डिवेंचर ले लिए। अब उन डिवेंचर का क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। डिवेंचर ऑफ M Limited and the balance of cash were distributed ratably among the equity shareholder, ठीक है। इक्विटी शेयरहोल्डर को दे दिया। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है, बना पाओगे? यस, जैसा अभी बनाया वैसे तो बनाना है, बनाओ, चलो बना के दिखाइए सब लोग। यस फ्रेंड्स, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर इज 8.32। ओके, नाउ सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है फ्रेंड्स कंपनी का? एम लिमिटेड। Resolved 31st November 2000 that the company B would be voluntarily the following was the trial balance extract from the book। तो एम लिमिटेड राइट इन लिक्विडेशन में है और ये बना रहे हैं हम स्टेटमेंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट बेसिकली, या स्टेटमेंट शोइंग लिक्विडेटर स्टेटमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। लिक्विडेटर स्टेटमेंट फॉर द पीरियड कुछ है, जून तक चलेगा, तो फॉर द पीरियड या फ्रॉम 31 दिसंबर को है ना, तो 1/1/2017 ईयर जो भी हो टू 38 जून 2017, क्योंकि जून तक हमारा लास्ट स्टेटमेंट गया है जब हमने सब सेटल किया अकाउंट में अकाउंट, राइट। सिंपल। क्या लिखें बताइए? रिसीव या पर्टिकुलर, राइट। फिर अमाउंट डेबिट, देन पेमेंट अमाउंट क्रेडिट, राइट। अब कहां कहां क्या क्या पैसा आया देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है 1 जनवरी 2000 द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट फॉर 2,05,000। तो उससे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कुछ है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो जरा। यस, बैंक बैलेंस इज अवेलेबल 74,000, राइट।
तो 74,000 सबसे पहले हमने बैंक बैलेंस लिख दिया, कैश का या बैंक का, जो भी आप बोलना चाहो। फिर 2, सोल्ड असेट्स टू whom? Liquidator sold M Limited plant for 2,05,000 stock 2 lakh. The sale completed January 2017 and the consideration satisfy, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, and the consideration satisfy H2 cash 2,60,200 and cash and as the balance in 6% debenture of the purchasing company issued to the liquidator of the premium at 2%. तो इन शॉर्ट जो परचेजिंग कंपनी, जो नई कंपनी बनने वाली है, जो भी होगी हमको नहीं पता, उस कंपनी के डिवेंचर मिल गए हैं। तो सोल्ड असेट्स टू परचेजिंग कंपनी, उसका नाम नहीं लिखा है उसने, ठीक है ना। उससे क्या मिला, क्या क्या एसेट्स उसको बेच दिया, पहले उसका नाम लिख दो जरा। एक तो प्लांट बेच दिया उसको, और दूसरा क्या बेच दिया, स्टॉक, ठीक है। प्लांट कितने का बेचा, 2,05,000 का, और स्टॉक बेचा अपन ने 2 लाख का, 4,05,000 मिल गया, पूरा मिल गया। अब इसका डिस्चार्ज दिखा दो जरा, कैसे दिखाएंगे। तो कैश मिला है, वो कितना मिला है कैश, 2,62,200, और डिवेंचर मिले हैं बाकी के शेयर के बैलेंसिंग फिगर, जिससे 4,05,000 हो जाए। कितना आता है, 1,45,800। अब हमको ये नहीं सोचना है कि ये जो प्रीमियम पे इशू किया उसने, तो उसका क्या करना है। अरे प्रीमियम पे इशू करे चाहे किस पे, वो उस कंपनी के बारे में सोचना है, वो परचेजिंग कंपनी सोचेगी। हम तो बेचने वाले हैं, हमको तो इन्वेस्टमेंट है वो, और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाएंगे ना। वाई वी थिंक कि कितने में लिया होगा, क्या किया होगा उसने, उसके कितना इशू प्राइस है। हमारे लिए कॉस्ट 145,800 की है। अब हमसे डिवेंचर को जो भी लेने आएगा ना, मुझसे बोलेंगे देख भाई तेरे को लेने का है, ले ले, 145,800 मिलने वाला है तेरे को। हाँ, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि बाद में इंटरेस्ट भी मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा ना। हमने 1 जनवरी 17 को ही भेज दिया इसको, और 30 जून को हम किसी और को देने जा रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, अंडरस्टूड, वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो इसके लिए फेस वैल्यू चाहिए, तो ठीक है फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखो, 145,800 जो है उनको 2% प्रीमियम पे दिया है ना, तो इसका मतलब 102 का डिवाइड दे दो, इंटू 100 कर दो, तो फेस वैल्यू आ जाएगी। बताइए कितनी हो जाती है फेस वैल्यू, 145,800, 2% प्रीमियम है, तो 102 इंटू 100, 100 का हमारा फेस वैल्यू ऑब्वियस। बोलो कितना अमाउंट हो जाता है, यस फ्रेंड्स। और ये 142,800 है फ्रेंड्स, ये 145,800 बोल दिया किसी बच्चे ने, कोई बात नहीं, 142,800 है। तो 142,800 डिवाइडेड बाय 104, 142,800 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100, तो फेस वैल्यू हो गया 1,40,000 का। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट वगैरह मिलना होगा तो 1,40,000 के ऊपर मिलेगा, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए है, बेसिकली वर्किंग नोट है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं वो, द रिमेनिंग स्टेप इन द लिक्विडेटर वर एज फॉलोइंग, ठीक है। द लिक्विडेटर रिलाइज 52,000 आउट ऑफ द बुक डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटिंग 2,000। तो ये डेटर्स से मिल गया हमको इतना पैसा, तो लिख देंगे टू डेटर्स 52,000 मिल गया। अच्छा, अभी लिक्विडेशन खर्चे जो हुए हैं वो तो हमारे एक्सपेंस में इंक्लूड होगा ना, क्योंकि कुछ आगे उसने लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दिए, देखो हमको ये लिखिए लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 3,000, तो ऑब्वियस वो सब खर्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे ना, क्योंकि हम क्यों माने अलग से खर्चे लिया है। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस तुम सीधा पूरा ले रहे हो तो हम तो उस सब सारे खर्चे उसी में इंक्लूड ऐसा ही मानेंगे, ठीक है ना, नोट लगा देंगे, डोंट वरी। द लोन मॉर्गेज वाज डिस्चार्ज ऑन 31 जनवरी 2017 along with interest from 31st July 2016. Creditor were discharged subject to 2%, वो डिस्काउंट है subject to 2%, and outstanding expense excluding mortgage interest was settled for 2,000। तो ये तीन चीजों को इकट्ठा दे दिया, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नो प्रॉब्लम, हम तीनों को अलग अलग कर देंगे।
So the loan mortgage was discharged on 31st January 2017 along with interest from 31st July 2016. ठीक है, तो क्या करेंगे, मॉर्गेज लोन को पे कर दो, तो लिखो बाय, अच्छा सबसे पहले किसको देने का है लेकिन, यस लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, उसको नहीं छोड़ सकते, अगर उसको बाद में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब वो अपन लिख भले बाद में देंगे, लेकिन लिख के रखो पहले, हाँ ओके। फिर बाय क्या है हमारे, मॉर्गेज लोन, राइट, क्या नाम था, यस मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन कितना है फ्रेंड्स, ये उसने बोला है मॉर्गेज लोन विद इंटरेस्ट देना है अपन को, राइट। सो 2 लाख का तो लोन है प्लस इंटरेस्ट, कौन सी डेट को दे रहे हैं हम लोग जरा देखो, बी डिस्चार्ज ऑन 31 जनवरी और हमने इंटरेस्ट भर रखा है 31 जुलाई 16 तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट और दे देंगे हम लोग। सो 2 लाख इंटू कितना परसेंट है फ्रेंड से, 4%, 4% डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ का है ना इसके लिए, तो 4000। ओके ओके, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मॉर्गेज इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। देखो जो ऑलरेडी इंक्लूड है वो कैसा है, हम लोग उस अमाउंट की जो अमाउंट जो हमारा इंटरेस्ट हमारा आने वाला है वो हम अलग से भरेंगे नहीं, ऐसा उसने बोला है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो हम मॉर्गेज इंटरेस्ट की अमाउंट यहां भर देते हैं, आप समझ रहे हो, और इंटरेस्ट की अमाउंट एक बार हमने यहां पे भर दी तो क्या होगा, आगे हम अमाउंट नहीं भरेंगे फिर, समझ आया, वो सारे खर्चे हमने 2000 में निपटा देने हैं। ओके, मींस मॉर्गेज इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हमको कितना भरना है, 4000 भरना है, समझ आया, समझा फ्रेंड्स। तो ये 4000 हमारा खाली इंटरेस्ट हमको भरने का है एक्स्ट्रा, और 2,04,000 ओवरऑल हमने भरे होंगे। अच्छा मैं एक बार इसको और बता देता हूं, फिर से बच्चे पूछ रहे हैं डाउट। ये देखो क्या लिखा है, द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 जनवरी 2017, बरोबर है, along with interest from 31 जुलाई 2016। मतलब क्या हुआ कि 31 जुलाई 2016 तक का ही इंटरेस्ट हमको भरना है, वहां से पहले का हम भर चुके हैं। अब जो बुक में दिया हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, देखो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वाला है, और आउटस्टैंडिंग वाला कब तक का है, 31 दिसंबर तक का है। इसका मतलब ये जो मॉर्गेज लोन को हम पे कर रहे हैं उस मॉर्गेज लोन के अंदर इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2016 तक का ऊपर आ जाना चाहिए, बट वो बोलता है कि हमारा इंटरेस्ट कब से देना बाकी है, जुलाई 16 से देना बाकी है। माने जुलाई 16 से लेके 31 दिसंबर 16 तक, आई रिपीट फ्रॉम 31 जुलाई 2016 टू 31 दिसंबर 2016 तक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऊपर एक्सपेंस में इंक्लूड होगा, बट हम तो उसको सारा इंटरेस्ट निकाल रहे हैं फ्रॉम जुलाई 2016 टू 31 जनवरी 2017, क्योंकि उस बंदे ने इंटरेस्ट उसके मतलब लोन का पेमेंट उसके बाद किया है या 31 जनवरी को किया है, तो इंटरेस्ट हमने भर देनी है पूरा। अब जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसका काम हमारा हो चुका है पहले, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी उस एक्सपेंस में इंक्लूड है। अब अदर देन एक्सपेंस इंटरेस्ट अगर कुछ बोलेगा कैसे सेटल करना है तो हम कर देंगे, जो कि उसने ऊपर बोला हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है, इसके बाद ही बोलने वाला है वो, राइट। तो हम एक बार इसको यहां तक कर लेते हैं, पहले ये 4 लिख दिया हमने, क्लियर हो गया। एक बार और बताऊं, इंटरेस्ट 31 जुलाई 2016 तक हमने पे कर दिया है, उसके आगे का 31 दिसंबर तक का आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में भी रहेगा, उसको भी नहीं पे करना है, क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया 31 जनवरी 17 तक, यानी कि ये इंटरेस्ट 31 जुलाई 16 से लेके
31 Jan 17 तक का है, तो अभी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक्सपेंस में अदर देन एक्सपेंस, अदर देन इंटरेस्ट, सॉरी अदर देन इंटरेस्ट हम पे करेंगे। ओके परफेक्ट, चलो तो ये मॉर्गेज लोन हो गया पेमेंट। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला है उसने। क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स को पे कर दो बाय क्रेडिटर्स। अच्छा उससे पहले डिबेंचर तो नहीं है हमारे, डिबेंचर होल्डर है हमारे, नहीं डिबेंचर नहीं है, तो बाय क्रेडिटर्स इनको 2% डिस्काउंट पे किया है। तो हाउ मच क्रेडिटर्स फ्रेंड्स बताइए जरा। तो ट्रेड पेबल है हमारे 75,000 के बराबर। अब सब्जेक्ट टू 2% मतलब क्या है, 2% डिस्काउंट है कि 2% प्रीमियम है। यस फ्रेंड्स, तो क्रेडिटर्स को हम 2% सब्जेक्ट लिखा है, मतलब डिस्काउंट है कि क्या है वो नहीं लिखा है, तो वी अज्यूम कि वो डिस्काउंट है। क्योंकि हम क्यों एक्स्ट्रा पे करें यार, एक तो लिक्विडेशन में जा रहे हैं ऊपर से एक्स्ट्रा पे करें आपके लिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। सो 75,000 लेस 2%, बताइए कितना हो गया, 73,500। ठीक है, फिर बोलते हैं आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट। अरे वाह, मॉर्गेज इंटरेस्ट हटा दिया उन्होंने, वेरी गुड। बट सेटल फॉर 2,000 सॉरी। सो 2,000 हमको उनके और भरना है, तो वो एक्सपेंस का भी काम खत्म हो गया। अभी 25,000 के थे, 2,000 में ही काम बन गया। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसका भी पे कर दिया हमने 2,000 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं, और ऑन 30 जून 2017 6 month इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वर रिसीव फ्रॉम PM लिमिटेड। फ्रॉम एम लिमिटेड नहीं लिखना चाहिए, मतलब वो जिस कंपनी ने परचेज किया वहां से अपन को इंटरेस्ट मिला है, तो अपन लिख देंगे पैसा आएगा ना यहां, तो टू बैंक इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर। कितने का फेस वैल्यू था बताइए, 1,40,000 का। यस, इंटू कितना परसेंट है, 6%, और इंटू 6 मंथ का, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए जरा। 1,40,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, 4200। ओके, तो ये हमको इंटरेस्ट मिल गया। परफेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला है। ऑन 30 जून 2006 मंथ का हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी, लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 3,000, वो भी लिख दीजिए, ऊपर लिख के रखा ना मैंने, लिक्विडेशन एक्सपेंस 3,000। फिर रेम्युनरेशन 3% ऑन डिसबर्समेंट ऑफ द मेंबर वर पेड ऑन 30 जून 2017, तो उसको पे जितना करना है उसका 3% हमको एज अ रेम्युनरेशन भरना है। तो ठीक है, पे कितना करना है अभी देखते हैं। चलो पे करने की बारी आएगी तो जरा पता लगाते हैं कितना बचता है कैसा भी। और कोई एसेट रिलाइज करना तो नहीं रह गया, जरा चेक कर लें। कोई लाइबिलिटीज पे करना तो नहीं रह गया, वो भी चेक कर लो। खाली रेम्युनरेशन बचा है और प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर को पेमेंट करना बचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट लेट बी चेक, एक बार ट्रायल आइटम तो देख लें। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको पे करेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे। प्लांट वो अपन ने बे दिया उसको, राइट, स्टॉक बे दिया, ट्रेड इशुअल से पैसा मिल गया, ट्रेड पेबल को सेटल कर दिया, बैंक बैलेंस लिख दिया है। प्रीमियम एक्सपेंस से कुछ मिलने वाला ही नहीं है, मिलेगा प्रीमियम एक्सपेंस से कुछ, अरे वो तो लॉस है। फिर पीएनएल अकाउंट का कुछ होगा नहीं। फिर ट्रेड लॉस, शुदाई बोल दो 2 मिनट से कॉल करना है आपको, 10 मिनट से कॉल करना है। ओके फाइन, नाउ ट्रेड लॉस फॉर द ईयर 2016 ये हो गया। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2016 वो भी हमने पे कर दिया, उससे कोई लेना देना तो है नहीं, लॉस है वो तो। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी पे हो गया, मॉर्गेज लोन का भी पे हो गया, फिनिश, ऑल आइटम आर डन। अभी खाली बचा है रेम्युनरेशन एंड बोलो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को देना। तो चलो उनको भी दे देते हैं। सो नाउ कितना बैलेंस बचेगा जरा देखते हैं। तो वर्किंग नोट बना देते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेशन या लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। ठीक है,
प्रेफरेंस शेयर को हमने पूरे पैसे दे दिए। कितने दिए प्रेफरेंस शेयर को, बताइए जरा, कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर हमारे? 6% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के, तो लाख रुपए दे दो। और ये यहां पे भी दे दो आप, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनका पूरा लाख रुपए चुका दो। अब बैलेंस कितना बचता है फॉर इक्विटी, वो जरा पता लगा लीजिए। इसका टोटल कितना रिसीव हुआ, तो 74,000 प्लस 4,05,000 प्लस 52,000 प्लस 4200, इट्स बिकम 53 लाख, सॉरी 5 लाख, 4 लाख है ना, हाँ 5,35,200। अंडरस्टूड? सो 5,35,200 टोटल बैलेंस आ गया। अब बाय इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पहले बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं कितना बचता है। तो लेस 3,000 लेस 205 लेस 73,500 लेस 2,000 लेस 1 लाख, तो 152,700 हमारा कुछ बैलेंस बच रहा है अभी। एक बार सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स, बराबर, क्योंकि वो बराबर आना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, 152,700 आ रहा है। ये खाली जो ऐसे होता है ना, अपने कलेक्शन एक्सपेंस अपन ने बोला कि हम अलग से नहीं देंगे, वो भाई साहब ने कलेक्शन एक्सपेंस अलग से दिए। तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन एक्सपेंस को अगर और दिखा देते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस के साथ में, एक नोट लगा देंगे कि हमने भाई कलेक्शन एक्सपेंस अलग से दिए हैं, ठीक है ना। तो 2,000 का वो और कम हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। हालांकि कलेक्शन एक्सपेंस को हम नोट ये भी लगाने वाले थे कि एक्सपेंस में इंक्लूड है, बट ठीक है, एक बार ऐसा सपोज आपका इंस्टीट्यूट करता है कि नहीं भाई उनको अलग रखो, एक्सपेंस को ये 2,000 अलग रखो, उसने अलग से दिया है, तो अपन भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। बट इट इज अजम्पशन, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये कोई फिक्स नहीं है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस इंक्लूड एवरीथिंग, बट फिर भी उसने किया है तो हम ऐसा करके एक नोट लगा के छोड़ देंगे बाद में, ठीक है। तो लिक्विडेशन के लिए कितना बच गया बैलेंस, 1,50,700 हमारा बैलेंस बच गया। ओके, नाउ टोटल अमाउंट देखो कितना बचा, तो हुआ 2,50,700। अब उन्होंने क्या बोला है, देखो एक्सपेंस के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में जरा ध्यान से देखना बच्चों लोग, कि 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर वर पेड, तो 3% जो बांटेंगे उसका मिलेगा, लेकिन ये तो पूरा फंड है, बराबर, ये पूरा फंड है, तो इस पूरे फंड को क्या करेंगे, 3% इसके ऊपर ऐसा मानेंगे कि इंक्लूडिंग है ये, यानी कि लेट टोटल फंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 प्लस कमीशन इज 3% ऑन 100, दैट मीन्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, बता दीजिए जरा मेरे को, 103 होगा कि नहीं, बोलो यस और नो, यस सर, गुड। सो नाउ 3/103, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ है, अभी हमारे पास अलग से पैसे नहीं है, सब मिला के यही है भैया, जिसमें ही काम चलाना पड़ेगा तुमको। तो रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा बताइए जरा, 2,50,700 into 3 divided by 103, it comes to 7302, 7302। तो ये 7302 हम स्टार्टिंग में लिख देंगे और वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल देंगे, बराबर, 7302 वर्किंग नोट नंबर 1। अब जो बचेगा वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे इनडायरेक्टली, 1507 में से 7302 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ही रेम्यूनरेशन में चला गया, तो वो माइनस करके जो बचेगा वो हम लोग इनसे बोलेंगे, लो भाई तुम लोग ले जाओ 143,398। ओके, सो 143,398 will be paid to the equity shareholder. ओके, अब यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे कि कितना पे किया है कितना नहीं किया है।
ओके, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लिक्विडेशन ऑफ लिक्विडेटर स्टेटमेंट, बराबर। अब जिसमें डिफरेंट टाइप के शेयर आएंगे वो भी हम सम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, परफेक्ट। तो अभी आप होमवर्क में क्या करोगे, सबसे बड़ा फेयर, ओके। और इससे जो पहले चैप्टर हमने खत्म किया है उस चैप्टर के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो भी आपको दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करना। यहाँ पर हमने जो भी लिखा है समझ समझ के फेयर करना है, नोट्स एकदम समझ समझ के लिखना है और इस सम को बिना देखे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।